Alaikum. Macroeconomics lecture first. What is macroeconomics? It is a branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of an economy as a whole. इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम कम्युलेटिव बिहेवियर्स को डिस्कस करते हैं। सो पूरे इकोनॉमी का बिहेवियर क्या है, पूरे मुल्क के अवाम के कंजम्पशन पैटर्न क्या हैं, पूरे मुल्क की अवाम की सेविंग पैटर्न्स क्या हैं, नेशनल इनकम, इसमें जीडीपी, जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो ये सारी चीज़ें मुल्की लेवल पे हम जो है वो रीजनल लेवल पे, सूबाई लेवल पे, मैं से कि बड़े पैमाने पे, मजमूई पैमाने पे जो हम लोग डिस्कस करते हैं। मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। पहला इसका मेजर कॉन्सेप्ट है जिसे हम इकोनॉमिक इंडिकेटर भी कहते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जितनी भी अशिया व खिदमात पैदा की जा रही हैं, ये अशिया व खिदमात फ़ाइनल हालत में हम कैलकुलेट करते हैं। जो रॉ हालत में होती हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं करते। रॉ हालत का मतलब है कि एक हमारे पास गाड़ी है, उसको भी टायर, सीट्स वगैरह लगने वाली हैं, लेकिन बाकी वो सारी कंप्लीट है। हम उसको कंप्लीट कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंप्लीट उसको तब कंसिडर करेंगे जब वो एक शोरूम के अंदर प्रॉपर खड़ी होगी फॉर सेल। तो इसलिए हम इसको फाइनल कहते हैं, फाइनल फॉर्म्स। यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मॉनेटरी मेजर ऑफ ऑल ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार शुदा हैं फॉर सेल। सर्विसेज का मतलब है कि ऐसी खिदमात, इनको हम खिदमात इकनॉमिक्स में कहते हैं। खिदमात वो चीज़ होती है जो कि छुई नहीं जा सकती, जैसे कि एक टीचर का पढ़ाना, वकील का अपनी खिदमात फराहम करना, डॉक्टर का तबी खिदमात फराहम करना। तो ये सारी चीज़ें नॉन टेंजिबल हैं, अनटेंजिबल हैं, जो छुई नहीं जा सकती, लेकिन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो एक साल के अरसा के अंदर पैदा की जाती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के हदूद अरबा के अंदर, उसकी हम तमाम चीज़ों की फ़ाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी फार्मूला ऑफ जीडीपी। फार्मूला ऑफ जीडीपी का मतलब है जी कि हर चीज़ की हम एक कीमत होती है जिसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। उस चीज़ की मार्केट वैल्यू का मतलब है उसकी कीमत, के मार्केट में कौन सी उसकी कीमत चल रही है, क्या कीमत चल रही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि P1 मल्टीप्लाइड बाई Q1। Q1 का मतलब है क्वांटिटी पहली चीज़ की, P1 का मतलब है प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी। तो किसी भी चीज़ की जो कीमत है उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस P2 दूसरी चीज़ की कीमत, मल्टीप्लाइड बाई Q2 दूसरी चीज़ की मिकदार। इसी तरह प्लस Pn मल्टीप्लाइड बाई Qn। Pn Qn का मतलब है कि कंटिन्यूटी है, अभी चल रही है। लातदाद हमारे पास इकोनॉमी के अंदर चीज़ें होती हैं और ख़िदमात होती हैं, अशिया और ख़िदमात। तो ये हम इसी तरह से उनको P1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 करके प्लस करते जाते हैं दूसरे के अंदर। तो हमारे पास जो कम्युलेटिव रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जीडीपी कहलाएगा। नेक्स्ट है जीएनपी। जीएनपी जो है वो जीडीपी के मुकाबले में ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, वसी कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम अपने मुल्क की पैदावार को जब हम उसकी वैल्यू के अंदर मार्केट वैल्यू से में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है। जीडीपी में अगर हम अपने बाहर, जो हमारे मुल्क से बाहर हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें गए हुए कमाने के लिए, वो आमदनियाँ कमा के जो हमें बाहर से बेचते हैं, हम उसे कह देते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो वो जो हमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भेजेंगे वो हम इसमें प्लस कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, जीएनपी बन जाएगी। जीडीपी में हम अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जमा कर दें तो हमारी जीएनपी बन जाती है। हम यहाँ पे फार्मूला देख रहे थे जीएनपी का। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन रेमिटेंसेस। इट मीन्स कि जीडीपी में अगर हम बाहर से आई हुई हमारी इनकम को, अर्निंग को, एसेट्स को प्लस कर दें तो हमारे पास जीएनपी बन जाती है। तो जीएनपी को एक दूसरी इस्तेलाह में हम अपना सालाना बजट भी कंसिडर करते हैं। साल का जो इकोनॉमी का एक मुल्क का बजट होता है वो भी हम जीएनपी को ही कंसिडर करते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो है वो भी जीएनपी के ही फार्मूला से निकलती है। इसके बाद हमारे पास है एग्रीगेट डिमांड। एडी स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड। एक हमारे पास सिंगल डिमांड होती है, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास कम्युलेटिव डिमांड आएगी, एग्रीगेट फॉर्म में आएगी, तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो एडी एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। हम किसी भी एक मखसूस वक्त के अंदर, मसलन एक साल का अरसा हम कंसिडर करते हैं आमतौर पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो एक साल के अरसा के अंदर जो भी उस मुल्क के मुकामी बशिंदे अशिया और खिदमात की डिमांड कर रहे हैं, उनकी सब की डिमांड को जमा कर लें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। तो फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, AD इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस अप टू DN। तो हमारे पास सारी डिमांड्स को, सिंगल सिंगल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड्स को जमा कर लें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की फॉर्म में डिमांड आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है जी वाई। वाई को हम चुनाचे नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट कंसिडर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस सिंबल को, जैसा कि नीचे लिखा है कि नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जितनी भी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो हमारी क्या है, वो वैल्यू, वो कीमत, वो पैसा, वो रुपया, वो सारे का सारा हमारा क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। नेक्स्ट पिछली स्लाइड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। C प्लस I प्लस G। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि जो हाउस होल्ड हैं हमारे, जितने भी हमारे खर्च करने वाले अफराद हैं मुल्क के अंदर, वो हाउस होल्ड हैं, वो फैक्ट्रियों में काम रहते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो कश्तियों में रहते हैं, इवन वो कहीं भी रहते हैं, वो स्लम्स में रहते हैं, सबकी कंजम्पशन, जो भी वो खर्च करेंगे पैसा, उसको हम कंजम्पशन बोलेंगे। तो कंजम्पशन का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हमारे जो मुल्क के बाशिंदे हैं वो खर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे खर्च कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में तो यूजुअली हम जो है वो तमाम चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टी हो गई, वो खाना पीना हो गया, वो क्लॉथिंग हो गई, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, वो आपकी ग्रॉसरी हो गई, वटेवर, वो तमाम चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कंजम्पशन में। तो तमाम अफराद जो कंजम्पशन कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं एक साल के अरसा के अंदर, उसको हम अपनी मुल्क की कंजम्पशन कंसिडर कर लेते हैं उस साल की। इसके बाद आई, कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट को हम एसेट भी बोलते हैं और इसको हम एक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम। इन्वेस्टमेंट को हम अपना एसेट बोलते हैं जिससे हम मज़ीद पैसे को जनरेट करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब हम यहाँ पे पैसा ही कंसिडर कर लेते हैं। हम मशीन को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, हम कॉलेज में पढ़ी एक कुर्सी को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, हम कॉलेज में लगे एक पंखे को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, हम कॉलेज में पढ़े एक मेज़ को भी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो जिससे हम मज़ीद इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें, वो तमाम की तमाम मनी हो, वो हमारा कैपिटल फॉर्म में हो, वो कैपिटल गुड हो, वो सारी की सारी हमारी इन्वेस्टमेंट में है। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मतलब महदूद नहीं है, बल्कि काफ़ी वसी मतलब है इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक्स में। तो जैसा कि लिखा है कि इन्वेस्टमेंट एसेट है एक, जिससे हम एक्वायर करते हैं, गोल अपना मकसद हासिल करते हैं मज़ीद कमाने का। नीचे है जी
कैपिटल जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, एक तो आपकी कंजम्पशन है जिसमें कि मुल्क के बशिंदे कंज्यूम कर रहे हैं, पैसे को खर्च कर रहे हैं। एक है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा खर्च कर रही है। वो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट कहाँ पे पैसा खर्च कर रही है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर खर्च कर रही है। और गवर्नमेंट का वो पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, इनमें सब सेक्टर्स हैं। तो इसी तरह जो सेक्टर गवर्नमेंट को वीक नज़र आता है या कोई ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट नया स्टार्ट करना चाहती है, जो समझती है, महसूस करती है कि अगर इस सेक्टर को शुरू किया जाएगा तो मुल्क की तरक्की बहाल होगी, मुल्क में तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, तो गवर्नमेंट फिर उन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर लेती है। तो एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती है। जैसे कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, सोशल प्रोटेक्शन हो गई, ये सारे शोबे भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं गवर्नमेंट के अंडर, तो ये उसने यहाँ पे मेजर शोबों के बारे में बात की। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारी एग्रीगेट सप्लाई की। जैसे सिंपल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कम्युलेटिव या होल डिमांड का कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट है, मजमूई का। तो जैसे हमने पिछली क्वेश्चन पढ़ी है, AD इज इक्वल टू वाई प्लस सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारी डिमांड की क्वेश्चन है। और नेक्स्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई की क्वेश्चन, जो कि AS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। AS स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो, जैसे कि हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, सेम उसी तरह कि एग्रीगेट सप्लाई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो एक साल के अंदर पैदा की जाती हैं बाय प्रोड्यूसर्स, बाय मैन्युफैक्चरर्स, बाय नेटर्स, बाय वीवर्स, बाय फार्मर्स, बाय सर्विसेज सेक्टर्स। ये तीन जो मेजर हमारे सेक्टर्स हैं, तीनों मेजर सेक्टर्स में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी और वो क्या हैं, फॉर सेल होंगी, वो तमाम की तमाम क्या होंगी, फॉर सप्लाई होंगी, दैट वुड बी कॉल्ड आर एग्रीगेट सप्लाई। कि जो भी इनके जरिए पैदा की गई हैं चीज़ें, 3 सेक्टर्स के लोगों के जरिए, ये तमाम के तमाम फॉर सेल होंगी उसी साल के अरसा के अंदर जिस साल में ये पैदा की गई हैं। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई फॉर दैट ईयर। नेक्स्ट है जी सेविंग। सी को मैं बयान नहीं कर रहा, वाई को मैं बयान नहीं कर रहा, वो आपको पहले बता चुका हूँ ऊपर वाली स्लाइड्स में, क्योंकि वाई का मतलब हमने नेशनल इनकम लिया था, सी का मतलब कंजम्पशन लिया था बाय हाउस होल्ड्स, तो इसलिए इनको मैं रिपीट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एस से हम स्टार्ट करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब है जो कंज्यूमर अपनी आमदन में से बचा लेते हैं, खर्च नहीं करते बल्कि बचा लेते हैं, फॉर नेक्स्ट यूज़, आगे किसी नागहानी इस्तेमाल के लिए या फ्यूचर में किसी ऐसे काम के लिए जिसको वो कंसिडर करते हैं। जी हमारे पास सेविंग्स है, सेविंग में हम लोग ऐसी अमाउंट है जो कि हम फ्यूचर के लिए अपने पैसे को जोड़ लेते हैं, जमा कर लेते हैं अपने पास, और ये वो हिस्सा होता है हमारी आमदन का जो कि हमारे पास बच जाता है, जिसको हमने खर्च नहीं किया होता, जिसको हमने फ्यूचर किसी काम के लिए रख लिया होता है पैसे को, कि कभी खुदा ना खासा नागहानी आफत आ सकती है, कोई शादी ब्याह आ सकता है, कोई गमी खुशी कुछ भी मामले हो सकते हैं, तो उसके लिए हम पैसे को अपने पास मोस्टली सिक्योर रखते हैं, पाकिस्तान मोस्टली। सो यहाँ पे हमने कहा जी कि इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, स्पेंडिंग्स के बाद उसके पास जो बच जाता है उसको वो सेविंग्स में डाल देता है। यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भी जिक्र किया गया है, द अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम अर्नड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिस्पोजेबल इनकम इज अनदर कॉन्सेप्ट, इज अ पॉइंट, सो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट इंशाल्लाह। टैक्सेस, इसके बाद टी स्टैंड्स फॉर टैक्सेस। टी टैक्सेस का मतलब है कि इनवॉलंटरली फी है जो कि एक सार्फ से, एक कंज्यूमर से, एक कंजम्पशन करने वाले, एक इनकम कमाने वाले बंदे से हम लोग क्या करते हैं, गेट करते हैं। इसमें एक इनकम सिंगल पर्सन कमाने वाला भी है जो साल भर की आमदन कमाता है,
जितनी भी साल भर आमदन कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसका जो भी स्लैब है। इसी तरह कॉरपोरेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो ये सब जो लोग जो हैं वो क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिससे क्या करती है गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करती है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।